नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और मजहबी स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। और आज इस प्रोग्राम में हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी हालात हैं और उनके मुस्तकबिल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, एक जस्टिस याह्या अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस नामजद किया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? क्या आपको इसमें कोई आईनी बहरान नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इसमें जो अदलिया की जो नज़र आता है कि अदलिया रजिस्ट करेगी, क्योंकि ये तकरीबन सैटर्न की जो रेट्रोग्रेशन चल रही है ये 15 नवंबर तक है। जी। और उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो हमने पिछले सीक्वेंस में भी जैसे व्यूअर्स ने देखा कि अदलिया खड़ी होगी जजेस के ख़त और जो एटीट्यूड या 8 जजेस को लेके उनके फैसलों को लेके, तो ऐसा लगता है कि जो बाकी मानदा 2 जजेस हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन है, रिज़ाइन या रजिस्ट। सही। और लोअर कोर्ट से लेके बाकी हाई कोर्ट्स और बाकी भी चांसेस नज़र आते हैं कि वकला कोई तहरीक जन्म ले ले, कोई अदलिया खड़ी हो जाए। ऐसी कोई सूरत हाल जो है डेवलप होने के 15 नवंबर तक चांसेस ज़्यादा रहने के रहेंगे। और जैसे मैंने बताया कि बाकी 2 जजेस या रजिस्ट करेंगे या रिज़ाइन करेंगे। दोनों मतलब इनमें से कोई एक रास्ता होगा, ये नहीं होगा कि वो खामोशी से इसको जैसे कहते एक्सेप्ट हैं नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं करेंगे। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा को कहाँ देख रहे हैं? उनको कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको? नहीं, काजी साहब के तो ओथ पे भी सबने जब ये सवाल किए तो यही बताया था कि जब उन्होंने ओथ लिया था जी। वो कमर दर अकरब में था। और कमर दर अकरब में जब भी आप कोई ओथ या कोई काम या कोई हलफ लेते हैं तो वो पार नहीं होता। जी। तो वही हुआ कि इनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकी उस तरीके से, और बल्कि आगे भी अब इनका मुस्तकबिल जो है ये शायद मतलब इस तरह अदलिया में तो अब इनका कोई मुस्तकबिल। सो सामा साहब, ये बताइएगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी जब चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो जो फैसले अपने करेंगे उसको कैसे देख रहे हैं? वो हुकूमत के हक में होंगे या उससे तहरीक इंसाफ को भी कोई उसपे आपको कोई फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए इसमें उनके जो सिलेक्शन ही इस बुनियाद पे हो रही है कि उनसे ये होप्स लगाई जा रही हैं कि डेफिनेटली वो गवर्नमेंट जो बेंचेस हैं ये गवर्नमेंट साइड को सपोर्ट करने आ रहे हैं। वरना इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी कि सीनियरिटी को कंप्रोमाइज़ किया जाता या बाईपास किया जाता और इनको लाया जाता। तो डेफिनेटली ये और दूसरा इनका अगर जस्ट हम नेम से निकालें तो याह्या से इनका स्कॉर्पियन वो निकलता है। नेम से कहीं ना कहीं इनका असेंडेंट या कुछ भी स्कॉर्पियन होगा, और स्कॉर्पियन को रूल करता है मार्स। ठीक है। और मोस्टली मार्स जो रूल करता है वो हमारे डिफेंस को करता है और हमारे स्पोर्ट्स को करता है, बिजनेस को भी करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हमारे रिटायर्ड लोग होते हैं इन महकमों से या इन उनसे वो बाद में बिजनेस भी करते हैं क्योंकि क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि मार्स तीनों शुबों को रूल करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी कुर्बत भी बनती है। और जहाँ से मतलब इनको जैसे गवर्नमेंट को जैसे डायरेक्शंस आ रही हैं और जिस तरह से ये सारे सिलसिले को लेकर चल रहे हैं, तो उससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनसे आप लोग कोई एक न्यूट्रल जज के तौर पे कोई एक्सपेक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक रह गई बाकी दोनों की, वो आपको आगे कंटिन्यू करते उस तरीके से जैसे आईनी बेंचेस बनने हैं या उनमें मेरा ख्याल है कि मंसूर साहब और जो दूसरे हैं वो शायद उसका पार्ट ना बने। अब ये अवाम पे होगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लोगों को याद करवा दूं कि जब ये किसी ने पूछा भुट्टो साहब के मामले में एक जज से कि आपने ये क्या किया, तो उन्होंने कहा था कि ये सारी अवाम का लीडर था और सारी अवाम निकली नहीं, और ये 4 जजेस पे डाल रहे हो मामला उनकी गर्दन पे, तो हम क्या करते। तो सेम बात है अब भी, अगर आप जो नज़र आता है कि कौम के ट्रिगर होने के चांसेस हैं, ऐसा महसूस होता है कि अपकमिंग टाइम में अचानक कोई ऐसा इवेंट बन जाए जैसे अभी ये बच्ची वाला मामला हुआ, तो लोग अचानक आपने देखा कि ट्रिगर हुए। पहले इस तरह से नहीं हुआ कभी। अब तो ऐसे लगता है कि अवाम किसी खास, जैसे कहते हैं ना, किसी वाक़े के इंतज़ार में, जैसे खामोश एक तूफ़ान आने को है, और ऐसा लगता है कि कोई अचानक कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी बात एक बहुत बड़ी एजिटेशन या बहुत बड़े अनरेस्ट को जन्म दे दे 15 नवंबर तक। अगर 15 नवंबर तक अवाम ना निकली तो फिर ये मामला अगले साल अप्रैल तक पेंडिंग हो जाएगा। अगर आवाम निकलती है, आप जैसे बता रहे थे कोई रजिस्ट करेंगे,
तो उस सूरत में क्या देख रहे हैं कि जस्टिस या फिर हाँ, मुश्किलात हाँ जी, होंगी? डेफिनेटली फिर जजेस जो हैं वो अपने जो मौक़िफ़ था, जो 8 जजेस का मौक़िफ़ था, उसके पीछे और अवामी जो राय आमा को मद्देनज़र रखते हुए उस तरह का एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे और हो सकता है रेज़िस्ट करें और कोई ऐसे फ़ैसले करें जिससे अदलिया अपना इमेज मज़ीद बेहतर करे और क्योंकि ये अदलिया का साल भी था और उसमें ये चांसेस थे कि अदलिया जो है वो अपना इमेज बेहतर करने की मैक्सिमम कोशिश करे। अब उसमें आपने देखा होगा कि रेशो बहुत कम निकली। ओवरऑल अदलिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उनके अंदर इन बिटवीन कुछ जजेस आपको पता है जो कंप्रोमाइज़ नज़र आए और जिन्होंने बहुत बड़ा अवामी जो लार्जर इंटरेस्ट के मामलात थे उनको कंप्रोमाइज़ कर दिया, जैसे बैट लेने का फ़ैसला या कोई जी। और इंतखाबी निशान से। तो ऐसा लगता है कि अदलिया में भी एक बौछार आएगा और अदलिया रजिस्ट करेगी। अगर थोड़ी सी अवामी पावर जो कि नज़र आती है कि होने के चांसेस हैं और वकला खड़े हो गए, जैसे अली अहमद गुल साहब भी उसमें जी। अनाउंस कर रहे हैं और वो काफ़ी पहले भी इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे भी बड़े एग्रेसिव रहे हैं और लीड किया उन्होंने। तो अगर कोई वकला और अवाम ने सपोर्ट किया तो ये जजेस अपना काम करेंगे उस तरीके से जो उनकी उम्मीदों को पूरा करेगा और ये इतना आसान नहीं होगा इस सारे मैटर को सॉल्व करना जितना आसान लग रहा है। जब आज में हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जी बस जज भी बन गए, आईनी तरमीम भी हो गई, तो अब तो शायद सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 नवंबर तक हाई रिस्क टाइम है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम टाइम है 15 नवंबर। इसके अंदर अगर कोई बहुत बड़ी एहतजाजी मूवमेंट या कोई ऐसी तहरीक जिसके जन्म लेने के भरपूर चांसेस हैं, अगर वो आ गई तो जजेस जो हैं जैसे आपने देखा ख़त लिखा उन्होंने बिल्कुल। स्टैंड किया तो वो सब नजर तो ये बताइए उसामा साहब कि आईनी कोर्ट का सरबराह कौन बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको? देखिए इन दोनों में से जो सीनियर मोस्ट में ही आना था उस साइड पे भी तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन जो 8 जजेस थे जी। उनमें शायद कोई हो। डेफिनेटली वो जो 5 जजेस का था काजी फायज ईसा एंड कंपनी उन्हीं में से कोई ना कोई उसके हेड होंगे और वो इनमें से कोई नहीं होगा। अच्छा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट को ये इससे क्या फ़ायदा हासिल करेगी जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जो चीफ जस्टिस नामज़द कर रहे हैं वो लगाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट उससे क्या फ़वायद हासिल करेगी? गवर्नमेंट जस्ट अपना बताना चाह रही है कि आप लोग जो जजेस जिन्होंने खत लिखा जैसे वो एक एटीसी के जज ने जिस तरीके के फैसले दिए और अदलिया में आपने देखा कि लाहौर में कई उसके जब मामला आया ये हलकों का और जी। इंटर ट्रिब्यूनल्स बनाने का तो जो अदलिया के अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि वो आज़ादाना सोच जो जन्म ले रही थी असल में उसको दबाने की खातिर ये पावर शो हुआ है और उनको ये एहसास दिलाया गया कि आप जो अपने आप को अदलिया बहुत आज़ाद समझ रही है वो आप लोग इतना आज़ाद ना समझें, हम आपको इस तरह से भी बांध सकते हैं। और दूसरा ये भी था कि आप देखें कि टेलीफोन कॉल्स डिफरेंट चीज़ें लीक होने लग गई बिल्कुल। तो अब उससे बेहतर था कि जिन लोगों को हमने लाना है उन्हीं के ज़रिए ही इनको ऑपरेट करें बजाय इसके कि हम अपना नाम ख़राब करें और हमें बार बार टेलीफोन करके चीज़ों को करवाना पड़े या कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़े। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आंसर दिया गया है उन आज़ाद जजेस को कि आप अपने आप को इतना आज़ाद ना समझें और यही एक हुकूमत का एम था और अब तक भी 8 फरवरी के बाद जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सिर्फ अपनी रिट को दिखाने की हैं। हालांकि ये जिस तरीके से पीटीआई का सलूक या अवामी एक बहुत बड़ी राय को इतना दीवार के साथ लगाया गया उसका कोई और भी बेहतर तरीके हो सकते थे और जैसे आज तक होते आए कि ऊपर वाले बंदे मिला लिए और फिर चल चला कर लिया अवाम भी खुश सब खुश, लेकिन इस दफ़ा नज़रिया ऐसे था कि एहसास दिलाना है कि आपकी औकात क्या है और आप लोग किस सिस्टम में हैं और वो सिस्टम किसका है और किस तरीके से चलना है इस पे ज़्यादा जोर दिया है।